हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। तो आप सभी देख रहे हैं मेरी ज़िंदगी हो तुम भाग 30। इससे पहले इस कहानी के 29 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सभी लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आप सब ने अब तक पढ़ा था, मिष्टी के पास कोई अननोन नंबर से कॉल आता है जिसमें कोई लड़की मिष्टी को धमकी देती है, जिसे सुनकर मिष्टी के होश उड़ जाते हैं और उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर ये लड़की कौन है। और वो धमकी देती है कि अतुल और उसके बच्चों को वो उससे छीन लेगी और उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। अब देखते हैं आगे। मिष्टी के चेहरे पर पसीने आने लगे थे और उसने गुस्से के साथ फ़ोन काट दिया और फिर हकलाते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे इस तरह की धमकी नहीं मिल सकती और ये धमकी इस बार मेरे बच्चों के लिए भी है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ पर अपने बच्चों पर कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये कहते हुए अब मिष्टी ने कुछ सेकंडों के लिए अपनी आंखों पर हाथ रखा और वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। लगभग 5 से 10 सेकंडों में उसने गुस्से के साथ कहा, ये कौन हो सकती है आखिर जो मुझे इस तरह से धमकी दे रही है, जिसने मुझे अभी अभी ब्लैकमेल किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई ऐसी है जो मुझे मिस्टर अग्निहोत्री के साथ खुश देखना नहीं चाहती है और उसे नहीं अच्छा लग रहा है कि मैं अपनी फैमिली में वापस आ गई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़रूर सना ही होगी। खुद से ये बात कहते हुए मिष्टी ने अब गुस्से के साथ कहा, हाँ, मैं बिल्कुल सही सोच रही हूँ। ये कोई और नहीं बल्कि सना ही होगी, क्योंकि एक सना ही है जो मुझे कभी भी मिस्टर अतुल के साथ खुश नहीं देखना चाहती है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर मिस्टर अग्निहोत्री ने 5 साल पहले सना के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया था, तो फिर आखिर 5 साल बाद सना उनकी लाइफ में क्यों नहीं आई और वो मुझे क्यों नहीं उनकी लाइफ में दिखाई दे रही है। उनके साथ जब भी मैं यहाँ पर आई हूँ, यहाँ तक कि मैंने तो उसका जिक्र भी मिस्टर अग्निहोत्री के मुंह से एक बार भी नहीं सुना है। आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है? क्या मुझे मिस्टर अग्निहोत्री से इसके बारे में पूछना चाहिए, क्योंकि वो ही हैं अब जो ये सारी सच्चाई क्लियर कर सकते हैं। ये कहते हुए उसने अब खुद के आ रहे पसीने को साफ किया और बोली, चाहे कुछ भी हो लेकिन मैं अपनों बच्चों पर बिल्कुल भी खतरा नहीं आने दूंगी। मुझे बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कि कोई मेरे बच्चों पर जरा सी भी खरोच डाले, फिर उसके लिए चाहे मुझे ही सामने क्यों ना जाना पड़े। ये कहते हुए वो सीधा वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो जब नीचे रेडी होकर हॉल में आई तो उसने सोफे पर अतुल को देखा, जो इस वक्त लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। अतुल को देखते ही मिष्टी ने कहा, मिस्टर अग्निहोत्री, क्या आप फ्री हैं? आप जब पहले आ चुके थे तो आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं? यह सुनकर अतुल ने एक नज़र मिष्टी को देखा, लेकिन उसे एक नज़र में वो देखता ही रह गया और वो मिष्टी को बस ऐसे घूरे जा रहा था। मिष्टी वाइट कलर की कुर्ती में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसकी पर्सनैलिटी अब और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गई थी। वो एक टक मिष्टी को ही खोलने लगा। मिष्टी अभी अतुल की नज़रों पर ध्यान नहीं दे रही थी, वो तो बस अपनी बातों पर ध्यान दे रही थी। उसने फिर से कहा, आपको पता है ना कि आज हमें डॉक्टर के पास चलना है। हमने ये एक साथ चलने का वादा किया था। तो फिर आप ऐसे यहाँ पर आकर आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं? आपने तो मुझे बुलाया तक नहीं। देखिए, अगर आपका मन नहीं है डॉक्टर के पास जाने का तो कोई भी बात नहीं, मैं अकेले चली जाती हूँ वहाँ पर। जब आपकी ज़रूरत होगी तो मैं आपको बुला लूँगी। मुझे पता है कि आपके पास बहुत सारे काम होते हैं, आप बहुत ही बड़े बिजनेस टाइकून हैं, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा कम वक्त मिल पाता है आपको। लेकिन जब तक मेरे बेटे का ऑपरेशन नहीं हो जाता ठीक से, तब तक मेरा साथ आपको देना ही होगा। उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। इसके आगे मिष्टी और कुछ बोल पाती उससे पहले ही अतुल ने उसकी कलाई को पकड़ा और उसे सीधे अपने गोद में खींच लिया। मिष्टी संभल नहीं पाई और वो अचानक से अतुल के ऊपर गिर गई और अचानक से गिरने से उसके जो होंठ थे वो अचानक से अतुल के होंठों से अपने आप ही टकरा गए। होंठों को टकराते हुए देखकर मिष्टी की आंखें बड़ी हो गईं और वो एक पल के लिए कुछ समझ नहीं पाई और वो कैसे रिएक्ट करे उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था।
उसके साथ ये क्या हो रहा था? वहीं अतुल ने दूसरे हाथ से लैपटॉप को बंद कर दिया और फिर उसने उसकी कमर को पकड़कर अपने और भी ज़्यादा नज़दीक खींच लिया। मिष्टी ने दूसरे ही पल अतुल से अपने होठों को अलग करना चाहा, लेकिन वो अभी अलग कर पाती उससे पहले ही अतुल ने उसके होठों को और भी ज़्यादा अपने होठों में भर लिया और उसकी आंखों को एकटक देखते हुए बोला, पहले तो तुम खुद को जानबूझकर मेरे ऊपर इस तरह से गिरा रही हो और फिर मेरा फ़ायदा उठाना चाह रही हो। अब बिना मुझे फ़ायदा दिए तुम ऐसे यहाँ से नहीं जा सकती। ये सुनते ही मिष्टी की आंखें बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गईं और वो शॉक्ड होकर अतुल को देखते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने कब आपके ऊपर गिरा है? आपने ज़बरदस्ती मुझे खुद के ऊपर खींचा हुआ है। मैं आपके ऊपर नहीं गिरी थी, आपने पहले मेरा हाथ पकड़ा और फिर मुझे अपने करीब खींचा था। ये सही नहीं है मिस्टर अग्निहोत्री, मुझे अभी के अभी छोड़ दीजिए। ये कहकर वो वापस से खुद को उसकी बाहों से छुड़ाने लगी, लेकिन अतुल तिरछा मुस्कुराते हुए उसे अपने और भी ज़्यादा करीब करते हुए बोला, इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तुम्हें बहुत ही मुश्किल से मैंने पाया है, अब तुम हाथ लगी हो तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। जब तक मैं तुमसे अपना फ़ायदा नहीं ले लेता तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो नीचे झुका और उसने एक बार वापस से उसके होठों को अपने होठों में ले लिया और फिर गहराई से उसे चूमने लगा। मिष्टी की आंखें बड़ी हो चुकी थी और वो दूसरे ही पल अतुल के सीने पर जोर जोर से मारने लगी और अतुल को दूर धक्का देने लगी, लेकिन अतुल उससे दूर होने के बजाय उसके और भी ज़्यादा नज़दीक आने लगा और वो और भी करीबी से उसके होठों को किस करने लगा। तभी जिसे महसूस करके मिष्टी का पूरा शरीर दर्द से तड़प उठा और उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि वो उसे बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली किस कर रहा था। वो अपने आप को पूरी तरह से अतुल की बाहों में छोड़ने लगी, लेकिन अतुल ने उसे नहीं छोड़ा। अब 10 से 20 मिनट लगभग बीत चुके थे और इस 20 मिनट में मिष्टी की हालत मरने के बराबर हो गई थी। उसे सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। इसी के साथ उसने अब अतुल को ज़ोर से धक्का दे दिया और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। सांस लेते वक्त उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा लाल हो चुका था और उसकी बॉडी ऊपर से नीचे तक हिल रही थी, जिस पर अतुल की नज़र चली गई। उसे देखकर अतुल ने गुस्से के साथ कहा, क्या ज़रूरी है तुम्हारा इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखना? मिष्टी, जो अभी अपनी सांसों को कंट्रोल कर रही थी, वो अतुल की इस बात को सुनकर अचानक से गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, मिस्टर अग्निहोत्री, बस करिए आप। आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? बोलिए, आप क्यों हर बार ज़बरदस्ती मुझे अपने करीब करने की कोशिश करते रहते हैं? मैंने पहले ही कह दिया था कि हमारे बीच अब कभी भी कुछ नहीं होने वाला। हम एक दूसरे से अनजान हैं, बस और कुछ भी नहीं। अगर आपको इतना ही शौक है तो जाइए न चाहकर अपनी सना को किस कीजिए, जिसकी वजह से 5 साल पहले आपने मुझे धोखा दिया था। ये कहकर वो गुस्से से अपने होठों को रब करने लगी। वहीं उसकी ये बात सुनते ही अतुल के एक्सप्रेशन पूरी तरह से गुस्से में बदल गए और वो अपनी हाथों की मुट्ठियां बंद करते हुए अपनी जगह से उठा और उसकी बाजुओं को कस कर पकड़ते हुए बोला, क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि तुम्हें गलतफहमी हुई थी सना और मुझे लेकर? क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि 5 साल पहले मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जो तुम सोच रही हो? और मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया है और ना ही मैंने तुम्हें छोड़ा था कभी भी। जब मैंने तुमसे सब कुछ बता रखा है तो तुम क्यों बार बार मेरी बात को समझती नहीं हो? क्यों बार बार मुझे ये बोलती रहती हो? ये कहकर वो उसके हाथों को और भी ज़्यादा कसकर दबाने लगा, जिससे मिष्टी की आंखें दर्द से नम पड़ गईं और वो अतुल को ज़ोर से धक्का देने लगी। लेकिन अतुल उसे छोड़ने की बजाय उसके और भी ज़्यादा नज़दीक आया और गुस्से से बोला, एक बात तुम कान खोल कर सुन लो मेरी। मैंने तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दिया था और ना ही मैं तुम्हें कभी धोखा देना चाहता हूँ। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, इसीलिए मैं तुम्हारे करीब आऊँगा और तुम मुझे चाह कर भी नहीं रोक सकती हो, समझी? गॉट इट? ये सुनकर मिष्टी अभी गुस्से से कुछ बोलती तभी अचानक से गेट पर उसे कुछ आहट सी महसूस होने लगी। उस आहट को महसूस करते ही उसने तुरंत ही गेट की तरफ देखा तो गेट पर इस वक्त चुपचाप काशवी अपने हाथ में कुछ फाइल्स लिए खड़ी हुई थी और उन्हीं लोगों को देख रही थी। काशवी को वहां देखते ही अचानक से मिष्टी के भाव बदल गए और वो तुरंत ही खुद को संभालने लगी
और खुद को ठीक करने लगी। वहीं अतुल जो काशवी को घूरते हुए बोला, कौन हो तुम और तुम मेरे घर पर क्या कर रही हो? अतुल की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर काशवी जो अभी कुछ देर पहले उन्हें ही देखे रही थी और ये सब कुछ देखकर वो सदमे में जा चुकी थी, दूसरे ही पल अपने होश में आई और उसके हाथ पैर अचानक से कांपने लगे। फिर उसने जल्दबाजी के साथ कहा, वो सर, मैं यहाँ पर फाइल और प्रिंस की मेडिसिन देने के लिए आई थी। मिष्टी मैम को मुझे अच्छे से जानती हैं वो, राइट? मिष्टी मैम। ये सुनकर मिष्टी ने अब गहरी सांस ली और अपने पुराने गेटअप में आते हुए मुस्कुरा कर बोली, हाँ हाँ, ऑफ कोर्स मैं इसे जानती हूँ, इसे अंदर आने दीजिए। ये सुनकर अतुल अब सोफे पर जाकर बैठ गया तो वहीं काशवी हिचकिचाते हुए धीरे धीरे अंदर की तरफ आई। अंदर आने के बाद वो मिष्टी को देखकर धीरे से बोली, मिष्टी मैम, एक्चुअली मैं यहाँ पर फाइल और प्रिंस की मेडिसिन देने के लिए आई थी आपको, क्योंकि मैं अपार्टमेंट में गई थी, आप वहाँ पर मुझे नहीं मिली। आज जब आप बॉस से मिलेंगी तो आपको इस फाइल को लेकर जाना होगा, ये डॉक्टर ने मुझे बोला था। ये सुनकर मिष्टी ने जल्दी से उस फाइल को ले लिया और उस मेडिसिन को भी ले लिया। वो फाइल को ध्यान से देखने लगी, लेकिन इधर काशवी तो सिर्फ अतुल को ही देख रही थी, जो इस वक्त अपने फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा बिजी लग रहा था। तभी काशवी ने धीरे से कहा, मिष्टी मैम, सॉरी टू से यू, पर मुझे लगता है कि मिस्टर अतुल अग्निहोत्री आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं। वो आपके साथ बहुत ही ज़्यादा रूड हैं। उसकी ये बात सुनते ही मिष्टी समझ गई कि कुछ देर पहले जो कुछ भी यहाँ पर हुआ था उसे काशवी ने शायद देख लिया था और वो इसीलिए ऐसा कह रही थी, जिसे सोचकर उसने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं, तुम्हें गलत फहमी हो रही है काशवी, और चाहे कुछ भी हो मैं यहाँ पर ज़िंदगी भर वैसे भी नहीं रहूँगी, इसीलिए मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता है कौन मेरे साथ कितना रूड है और कितना नहीं है। मैं यहाँ पर सिर्फ अपने काम के लिए आई हुई हूँ और जल्द ही यहाँ से चली जाऊँगी, एक बार मेरा बेटा ठीक हो जाए तब तक। ये सुनकर काशवी फिर से कुछ सोचने लगी और कुछ सोच कर बोली, लेकिन क्या आपको लगता है कि मिस्टर अतुल अग्निहोत्री आपको इतनी आसानी से जाने देंगे? क्योंकि अभी जिस तरह से वो आपके साथ बिहेव कर रहे थे और जो आपसे वो कह रहे थे, उन सब को सुनकर और देखकर तो यही लगता है माही मैम कि अब जैसे आप ज़िंदगी भर के लिए उनकी कैद में ही कैद होकर रह जाएंगी। उसकी ये कहते ही अब मिष्टी के भाव अचानक से बदल गए। उसने दूसरे ही पल गुस्से के साथ कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। मिष्टी ठाकुर अब किसी की भी कैदी नहीं बनेगी। उसकी आवाज़ काफ़ी तेज थी, जिस वजह से उसे अतुल घूरने लगा और उसे घूरते हुए बोला, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ तुम्हें? इसके जवाब में मिष्टी ने फिर अपना सर ना में हिलाकर कहा, कुछ भी नहीं, बस हम प्रिंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे और अगर आप फ्री हो गए हो तो चलिए, आप मेरे साथ चलेंगे हॉस्पिटल या फिर नहीं, और अगर नहीं जाना है तो भी अभी बता दीजिए। ये सुनकर अतुल ने दूसरे ही पल अपने फ़ोन को बंद कर दिया और वो अपनी जगह से उठते हुए और सीधे मिष्टी की तरफ बढ़ते हुए बोला कि हाँ, मेरे बेटे की ज़िंदगी और मौत का सवाल है और इस बीच में मैं बिज़ी बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बल्कि मैंने तो अपने ऑफिस से भी 1 महीने के लिए लीव ले लिया है और अब इस लीव में मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने बेटे का अच्छे से ख्याल रखूँगा, उसकी अच्छे से देखभाल करूँगा जब तक वो अच्छे से ठीक नहीं हो जाता। अब चलो मेरे साथ, नहीं तो देर हो जाएगा। मिष्टी एक पल के लिए अतुल को देखने लगी। उसे यकीन नहीं हुआ कि अतुल अग्निहोत्री, जिसके लिए काम सबसे पहले था, फैमिली से भी ज़्यादा, आज उसने खुद के बेटे के लिए अपने ऑफिस से पूरे 1 महीने के लिए छुट्टी ले ली थी। वो उसे हैरानी से देखने लगी तो वहीं अतुल ने दूसरे ही पल अब गुस्से के साथ कहा, यू नो वॉट, तुम भले ही मेरे बारे में चाहे कुछ भी सोचती हो, चाहे जितना भी गलत सोच लो, लेकिन मैंने अपने बच्चों को दिल से प्यार किया है और हमेशा उनके लिए मैं केयरिंग भी रहूँगा, क्योंकि उनकी वजह से ही मुझे एक बाप होने का एहसास मिला है। मैं एक पत्थर बन चुका था, लेकिन जब मेरी बेटी ने सबसे पहले मुझे डैड बोला था ना, उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरा एक नया जन्म हुआ हो, मुझे एक नई ज़िंदगी मिल गई हो। इसीलिए मैं अपने बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, लेकिन तकलीफ़ मुझे इस बात की होती है कि मैंने उसे वो प्यार नहीं दिया जो वो डिज़र्व करती थी। ये सुनकर मिष्टी ने अतुल को कहा, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया मिस्टर अतुल?
ये सुनकर अतुल गुस्से से बोला, सिर्फ तुम्हारी वजह से। उसकी वजह सिर्फ तुम थी। यह सुनकर मिष्टी ने हैरानी के साथ कहा, लेकिन इसकी वजह मैं कैसे हो सकती हूँ मिस्टर अतुल अग्निहोत्री। इसके जवाब में अतुल ने गुस्से के साथ कहा, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही ऐसा हुआ है। ये सारी चीज़ें तुमने ही क्रिएट करी थी। अगर तुम उसे इस तरह से डस्टबिन में फेंक कर ना जाती और उसका चेहरा मुझे तुम्हारी याद ना दिलाता, तो तुम्हारे उस धोखे की याद भी मुझे नहीं आती। हमेशा उसका चेहरा तुम्हारी याद दिलाता था। मैं कभी उसके साथ ऐसा बिहेव ना करता। ये सुनते ही मिष्टी के भाव बदल गए और उसने कहा, आपको ये क्यों लगता है कि मैंने आपके साथ गलत किया है मिस्टर अग्निहोत्री? बल्कि आप कभी खुद के बारे में क्यों नहीं सोचते? आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया है वो भी माफ़ी के काबिल नहीं है। इसीलिए आप मुझे कुछ भी मत कहिए तो बेहतर ही होगा आपके लिए, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को कभी भी डस्टबिन में नहीं फेंका था। ये बात मैं आपको बता बता कर थक चुकी हूँ। अब मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी। अगर आपको मेरे साथ आना है तो आ जाइए, वरना कोई बात नहीं। ये कहकर वो काशवी की तरफ मुड़ी और फिर काशवी से बोली, काशवी, यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए आई एम सो सॉरी एंड थैंक यू सो मच। तुमने हमारे लिए इतना कुछ सोचा। तुमने इस तरह से मेडिसिन और फाइल को लाकर मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। ये सुनकर काशवी ने मुस्कुरा कर कहा, आपको थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है मिष्टी मैडम, बल्कि ये तो मेरा फ़र्ज़ था जो मैं यहाँ पर निभाने के लिए आई थी। और प्रिंस इस वक्त अपने स्कूल में होगा, नहीं तो मैं उससे ज़रूर मिलती अगर वो यहाँ पर होता। तभी मिष्टी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं जब उसे हॉस्पिटल लेकर आऊँगी ना तो तुम उसे वहाँ पर मिल लेना। ओके, अभी मैं हॉस्पिटल के लिए जा रही हूँ, नहीं तो मुझे लेट हो जाएगा। काशवी ने भी तुरंत कहा, मैं भी आपके साथ चलूँगी। ये सुनकर वो भी जाने लगी, लेकिन तभी एक उसे गुस्से भरी आवाज़ आई। तभी अतुल चिल्लाते हुए बोला, तुम मेरे बिना कहीं भी नहीं जा सकती हो। ये सुनते ही मिष्टी के कदम जो अभी बाहर की तरफ जा रहे थे वो एकदम से रुक गए और उसने दूसरे ही पल गुस्से के साथ कहा, मुझे नहीं लगता कि आपको मेरे साथ आने की कोई भी ज़रूरत है मिस्टर अग्निहोत्री। ये सुनकर अतुल गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा और उसकी कलाई को पकड़ते हुए बोला, तुम मुझे नहीं बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, समझी? ये कहकर वो उसे लेकर सीधा वहाँ से बाहर की तरफ निकल गया। इधर काशवी जो अभी भी अपनी जगह पर ही खड़ी हुई थी और वो तुरंत ही शॉक्ड होकर अतुल और मिष्टी को जाते हुए देख रही थी। कुछ सोचते हुए खामोशी के साथ रही और फिर उसने खुद से कहा, पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो बदल गया है। शायद मिष्टी मैडम बदल गई हो या फिर अतुल अग्निहोत्री का नेचर बदल गया हो। लेकिन जो कुछ भी हुआ है अच्छा ही हो रहा है। बस अब जो कुछ भी ये नया डिफरेंट आ रहा है सब कुछ अच्छा ही लेकर आए, जिससे मिष्टी मैडम की ज़िंदगी में भी सब कुछ अच्छा हो जाए। बहुत ही तकलीफ झेला है उन्होंने। ये कहते हुए वो स्माइल के साथ सीधे बाहर की तरफ निकल गई। इधर कार में मिष्टी गुस्से से कार में बैठते हुए बोली, काशवी ने भी मेरे साथ चलने के लिए कहा था। आप क्यों सबके सामने मुझे नीचा दिखाते रहते हैं? मैं बिना उसको लेकर यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती। ये सुनकर अतुल उसके पास बैठा और सख्त आवाज़ में बोला, उसके लिए दूसरी कार है, वो हमारे साथ ही वहाँ पर पहुँच जाएगी। तुम्हें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अतुल ने जब ये कहा तो मिष्टी फिर से चुप हो गई। दूसरे ही पल कार वहाँ से चलने लगी। फाइनली मेरी ज़िंदगी की नई शुरुआत होने जा रही है। उस शुरुआत में मैं अपने अपने बेटे को अच्छी सी नई ज़िंदगी दूंगी। ये कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी अतुल ने उसके हाथ को पकड़ा और बोला, तुम फिक्र मत करो मिष्टी, हम दोनों मिलकर अपने बेटे की ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे और हमेशा उसे खुश रखेंगे। उसे मौत के मुंह से भी खींच कर लेकर आएंगे हम दोनों। मिष्टी के चेहरे पर ना चाहते हुए भी इमोशनल एक्सप्रेशन आ गए और वो तुरंत ही अतुल की तरफ मुड़ी और बोली, मिस्टर अग्निहोत्री, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि बस मेरा बेटा जल्द से जल्द ठीक हो जाए और ये ऑपरेशन भी बहुत ही जल्द सक्सेसफुल हो जाए। ये सुनकर अतुल ने कहा, यकीन करो मिष्टी, मैं दुनिया की पूरी ताकत लगा दूंगा अपने बेटे को ठीक करने के लिए। मैं बस उसे सही सलामत लेकर आऊँगा हॉस्पिटल से। कुछ देर में उनकी कार हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी और वो दोनों ही कार से बाहर निकले और सीधे ही हॉस्पिटल के अंदर बढ़ गए। दोनों के दिल में एक अजीब सी बेचैनी चल रही थी जिसे वो दोनों ही महसूस कर रहे थे। इधर दूसरी तरफ अपार्टमेंट में
माही इस वक्त सोफे पर बैठी अपना काम कर रही थी। तभी उसका फ़ोन अचानक से रिंग होने लगा। उसने अपना फ़ोन देखा तो और स्माइल के साथ कॉल पिक किया और बोली, हेलो डायरेक्टर सर, कैसे हैं आप? तभी उधर से डायरेक्टर की आवाज़ आई, जो नई मूवी आपने साइन किया था माही ठाकुर, उसकी स्क्रीनिंग का वक्त हो चला है। आप कब तक फिल्म सिटी पहुंचेंगी? मैं अगले आधे घंटे में वहां पर पहुंच जाऊंगी। माही ने तुरंत ही डायरेक्टर को जवाब देते हुए कहा, आप मेरा इंतज़ार करिए। कुछ ही देर में फिर माही फिल्म सिटी पहुंची। वो जब अंदर गई तो वहां सीधे अपने वैनिटी वैन में चली गई। वैनिटी वैन में आकर उसने देखा कि वहां पर मेकअप आर्टिस्ट मौजूद थी। मेकअप आर्टिस्ट ने माही को देखा तो वो उसकी स्माइल के साथ फिर उसका टचअप करने लगी। तभी माही ने भी अपना कॉस्ट्यूम चेंज किया, लेकिन उसने जब खुद को उस कॉस्ट्यूम में देखा तो एक पल के लिए वो खुद को देखती ही रह गई। वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और खुद से बोली, इन 5 सालों में मैंने तो खुद को पूरी तरह से खो ही दिया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फिर से अपने आप इस कंडीशन में देख पाऊंगी। ये कहते हुए उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। तभी वहाँ पर एक स्टाफ मेंबर आया और उसने कहा, ट्रेनिंग का टाइम हो गया है माही जी, चलिए जल्दी से चलिए। ये सुनकर माही ने अपना सर हाँ में हिला दिया और वो सीधे वहाँ से बाहर की तरफ निकल गई। और वो जैसे ही शूटिंग लोकेशन पर आई वो चारों तरफ देखने लगी। इस वक्त वहाँ काफ़ी ज़्यादा धूप थी और ऑलरेडी वहाँ सब अपना अपना पोजीशन ले चुके थे। तभी डायरेक्टर वहाँ पर आते हुए माही की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोले, क्या तुम तैयार हो माही जी? इसके जवाब में माही ने भी मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया। लेकिन तभी उसने थोड़ा सा कंफ्यूजन में कहा, लेकिन सर इस फिल्म का हीरो कौन है? और वो यहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। अभी तक वो शायद आए नहीं है क्या? और मुझे भी आपने अब तक उनके बारे में कुछ भी नहीं बताया। तभी ये सुनकर डायरेक्टर ने कहा, एक्चुअली जो हीरो का पार्ट था उसे हमने कट कर दिया है। ये सुनते ही माही शॉक्ड हो गई और फिर शॉक्ड होकर बोली, व्हाट, ये कैसे हो गया? पर ड्रीम गर्ल के स्क्रिप्ट में तो हीरो का भी कैरेक्टर था ना? मुझे अच्छे से याद है, मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ा था तो उसमें सारे कैरेक्टर्स थे, तो फिर अचानक से हीरो का पार्ट कैसे कट हो गया? इसके जवाब में डायरेक्टर ने हिचकिचाते हुए कहा, एक्चुअली आपको तो पता ही है ना कि ड्रीम गर्ल प्रोजेक्ट पर सबसे ज़्यादा पैसा मिस्टर मलंग अग्निहोत्री ने ही लगा रहे हैं। तो आप समझ सकती हैं कि उनके ही ऑर्डर पर हमने ये सब कुछ किया है, इसीलिए हमने हीरो का पार्ट कट कर दिया है। ये सुनकर माही फिर से ना चाहते हुए भी अपना सर हिला देती है और उसने कुछ देर तक अपना सूट ख़त्म कर लिया था। लगभग 1 से 2 घंटे तक उसका शूट चला। फिर उसके बाद उसने आज का काफ़ी सारा काम कर लिया था, जिस वजह से ये 2 घंटे में ही सारा काम ख़त्म हो गया था। काम ख़त्म होने के बाद वो वापस से अपनी वैनिटी वैन में आई, लेकिन वैनिटी वैन में अंधेरा था, जिसे देखकर माही ने खुद से कहा, यहाँ की लाइट तो मैंने ऑन की थी ना, तो फिर अंधेरा कैसे हो गया ये अचानक से? ये कहते हुए जैसे ही वहाँ की वो लाइट्स ऑन करने के लिए आगे बढ़ी, तभी किसी ने उसकी कलाई को पकड़कर अपने करीब खींच लिया। माही सीधा उस इंसान से जा टकराई और उसकी आंखें बड़ी हो गई। तभी उस इंसान ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया और उसके कान में धीरे से बोला, तुम कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रही हो आज। नेक्स्ट टाइम से तुम ऐसे कॉस्ट्यूम्स नहीं पहनोगी। ये सुनते ही माही हैरान हो गई और वो अंधेरे में ही समझ गई थी कि उसके साथ कौन था। और वो मलंग की चमकती हुई आंखों को देखने लगी और गुस्से से बोली, मलंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मलंग उसकी तरफ देखकर तिरछा मुस्कुराकर बोला, क्या तुम यहाँ किसी और को चाहती थी या तुम किसी और से मिलने जा रही थी? ये सुनकर माही ने गुस्से के साथ कहा, मलंग मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ लाइट ऑन करने दो। ये कहते हुए उसने अब लाइट्स ऑन की। लाइट्स ऑन होते ही मलंग उसके होंठों के करीब जाने लगा, तो माही ने उसे गुस्से के साथ मना करते हुए कहा, रुको मलंग, तुम हर वक्त मेरे करीब आने की क्यों कोशिश करते रहते हो? मुझे अभी तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। मुझे अभी तुम्हें किस नहीं करना है,
लेकिन तभी मलंग ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, लेकिन मुझे तो तुम्हें अभी किस करना है और मैं बिना तुम्हें किस किए यहाँ से नहीं जाने दूंगा। ये कहकर वो वापस से उसके होंठों को किस करने लगा। माही भी उसे ज़बरदस्ती अपने से अलग कर रही थी, पर मलंग रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर वो उसे लेकर सीधा सोफे पर गिरा। सोफे पर गिरते ही माही की आंखें बड़ी हो गई। मलंग नीचे झुका और उसके कॉस्ट्यूम्स को उतारने लगा और वो उसके कॉस्ट्यूम उतारते हुए उसकी पूरी गर्दन पर किस करने लगा। माही की आंखें बड़ी हो गईं और वो तुरंत ही मलंग को दूर धक्का देने लगी, लेकिन तभी माही ने गुस्से के साथ कहा, मलंग प्लीज़ मुझे बाइट करना बंद करो। कितना ज़्यादा बाइट करते हो तुम। बाइट करने की वजह से ही मेरे निशान आ जाते हैं और फिर मुझे शूटिंग करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये बाइट मार्क्स मुझे छुपाने में बहुत मुश्किल होता है। ये सुनकर मलंग ने बिना किसी भाव से कहा, तुम्हारी शूटिंग के लिए मैं तुम्हें प्यार करना बंद नहीं कर सकता। सॉरी, मैं तुम्हें ज़रूर प्यार करूँगा और आज तो मैं जी भर कर तुम्हें प्यार करूँगा। लेकिन तभी माही के कानों में डायरेक्टर की वही वाली बातें घूमने लगीं, जब मलंग के बारे में डायरेक्टर ने बताया था कि किस तरह से उन्होंने हीरो का सीन कटवा दिया है। उसे सोचते ही वो तुरंत ही मलंग को जोर से धक्का दे देती है और गुस्से से बोलती है, मलंग तुम आखिर मेरी ज़िंदगी को कंट्रोल करना कब तक बंद करोगे। उसके इस रिएक्शन से मलंग सोफे से दूर जाकर गिरा और फिर दूसरे ही पल उसके एक्सप्रेशन पूरी तरह से काले पड़ गए और वो गुस्से से माही को देखने लगा। माही जो मलंग को ही देख रही थी, तभी मलंग गुस्से के साथ माही को देखते हुए बोला, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की। इसके जवाब में माही ने भी गुस्से के साथ कहा, मलंग आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तुम कब तक मेरी ज़िंदगी पर इस तरह से अपना हक जताते रहोगे। तुम क्यों मुझे मेरी ज़िंदगी खुलकर नहीं जीने देते हो। ये सुनकर मलंग अब गुस्से के साथ आगे बढ़ा और माही की गर्दन को कसकर पकड़ते हुए बोला, 5 सालों तक मुझसे दूर रहकर तुमने अपनी ज़िंदगी जी लिया है और अब तुम्हें मेरी कैद में आना ही पड़ेगा। अब जब तुम मेरे सामने आई हो तो तुम्हें मेरे अकॉर्डिंग ज़िंदगी जीनी ही होगी। उसने मलंग की आंखों में देखा। मलंग की आंखों में बस इस वक्त सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए गुस्सा दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर माही ने दूसरे ही पल मलंग को दूर धक्का दिया और बोली, मलंग तुमने डायरेक्टर सर से क्यों कहा था, क्यों तुमने ड्रीम गर्ल मूवी से हीरो का सीन कटवा दिया है। बोलो, मुझे जवाब दो। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने ये क्यों किया है। तभी ये सुनकर अब मलंग के एक्सप्रेशन बदल गए और वो माही को घूरते हुए बोला, तो तुम इसीलिए मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही हो क्योंकि मैंने सो कॉल्ड उस हीरो का सीन कटवा दिया है मूवी से। माही बोलती है, हाँ बिल्कुल, मैं इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव कर रही हूँ। तभी मलंग ये सुनकर गुस्से से अपनी बाहों में उसे खींचते हुए बोलता है, तुम्हें कुछ ज़्यादा ही परवाह नहीं हो रही है उस इंसान की, राइट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जानती हूँ कि स्ट्रगल क्या होता है, इसीलिए तुम प्लीज़ वापस से वो सारे सीन दे दो उसे और मैं चाहती हूँ कि वो हीरो इस फिल्म में काम करे। ये सुनकर मलंग ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए मना करते हुए कहा, हरगिज़ नहीं, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। इधर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मिस्टर गुप्ता के कैबिन के अंदर का माहौल इस समय बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चला था। इस वक्त मिस्टर गुप्ता अपने सामने बैठे अतुल को घूरे जा रहे थे, तो वहीं अतुल भी अपने सामने बैठे मिस्टर संदीप गुप्ता को ही घूरे जा रहा था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके मन में बहुत सारी बातें चल रही हों। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं इस कहानी में क्या होने वाला है तो आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट। प्लीज़ कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही।